जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 7 के तीसरे पार्ट की। जैसा कि हमने पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो आपका चैप्टर नेम है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। क्लास 11 का जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वही यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पहले से ही 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसका आप अगर सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1 बाय केमिस्ट्री क्लास से बाय प्रभात, जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। जिसके लिए हमने बेसिकली देखा था कि सिंपली इसमें 2 मेथड्स होते हैं। पहला ये कॉमन मेथड, या जिसको दूसरी फॉर्म में कहते हैं, दूसरी भाषा में कहते हैं ट्राइवल मेथड, और दूसरा जो आपका है वो है आईयूपीएसी मेथड या आईयूपीएसी नेम। सो अगर आप इसके पहले की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले आप उन्हें देख लें, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो कमांड है ये ज़्यादा हो सके, यानी आपकी जो पकड़ है ये ज़्यादा बन सके। फाइनली बात किया जाए तो हमने जो है गाइज बात किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स डे बाय डे बढ़ते गए, समय के साथ इनमें लगातार वृद्धि होती गई, जिससे इनके जानकारी को प्रॉपर वे में याद करने के लिए, समझने के लिए इनका नोमेनक्लेचर जरूरी था। जिसमें पहला था आपका कॉमन नेम और ये दूसरा आपका था आईयूपीएसी नेम। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की ही। सो चलिए आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठे, जिससे इससे जो भी रिलेटेड चीज़ें निकल के आएँ उसे आप नोट करें, और जो भी होमवर्क आपको दिए जाएं उसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखें। और हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं। जो होमवर्क दिया जाता है या क्लास वर्क दिया जाता है इसे बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा हम लोग के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसे सॉल्व करें और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट देके ये बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जिससे होता ये है कि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि आईयूपीएसी नेम या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की नीड क्यों पड़ी। देखिए ये जो आपका कॉमन नेम सिस्टम था जिसे हम पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं, वो तो सफिशियंट था ही कि किसी भी कंपाउंड के बारे में नाम दे सके या बता सके। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम कितने कंपाउंड्स का कॉमन नेम याद करेंगे, क्योंकि उसके लिए बेसिकली बहुत से ट्रिक नहीं थे, क्योंकि वो जनरल वे में उनके सोर्स पे डिपेंड थे जहां से उन कंपाउंड्स को प्राप्त किया गया था। या यूं कहें कि जो उसको डिस्कवर करने वाले थे या जो उसके बारे में बताने वाले थे वो अपना नेम के अकॉर्डिंग उसका नाम दिए थे। जैसे हमने फाइनली बात किया था पिछले वीडियो में कि जो बकमिनिस्टर है उसको बताने वाले थे आर बकमिनिस्टर, इसलिए नाम ही रख दिया गया बकमिनिस्टर, जो कि कार्बन 16 का कंपाउंड था, C16 C60 का। इसी प्रकार से जो मार्स गैस था वो दलदली स्थान में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम मार्स गैस पड़ा, यानी मीथेन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने वहाँ पे देखे थे। तो प्रॉब्लम ये आने लगी कि कितनों का नाम इस प्रकार से हम याद करेंगे। सो इसके लिए एक न्यू संगठन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जो ये बताती है कि किसी भी कंपाउंड का नेम हम किस प्रकार से लिखेंगे जिसे हम अगर याद भी ना करें उसका नाम हम लिख सकें। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसके बारे में या इस संगठन के बारे में, जैसा कि यहाँ मेंशन है आईयूपीएसी, 1892 में जिनेवा के जो केमिस्ट लोग थे, जिनेवा में जो केमिस्ट लोग थे उन्होंने यह पद्धति डेवलप की थी। इसमें क्या नियम व शर्तें रखी गई थी कि इसके द्वारा जो नाम दिया जाएगा उस नाम को सभी लोग, यानी कि जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज हैं वहाँ के लोग या वहाँ के साइंटिस्ट इस नाम को मानेंगे। दैट मीन्स ये जो नेम आईयूपीएसी देगा इस नेम को संपूर्ण कंट्रीज में, यानी सब लगभग सभी देशों में मान्यता प्राप्त हो गई। जिस प्रकार से हम लोग का एक सिंपल नेम होता है जो कि ग्रामीण एरिया में या लोकल लैंग्वेज में होता है, ये वो उसे तो हर कोई नहीं जानता है, बहुत होगा तो 2-4 गांव के लोग
जानेंगे या उस शहर के लोग जानेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लोग उसे नहीं जानते हैं या पूरे कंट्री में लोग उसे नहीं जानते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति का बात किया जाए मार्कशीट नेम की या आधार कार्ड नेम की, तो वह नेम उस जो है उसके पूरे कंट्री में जाना जाता है। जैसे इंडिया में आज के समय में क्या है, आधार कार्ड चल गया है, तो आधार कार्ड में जो नेम होगा वह उस व्यक्ति का पूरा हर जगह वही नेम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अंकित है, ठीक, तो हर जगह अंकित ही लिखा जाएगा, जैसा कि उसके मार्कशीट में, भले ही उसका नाम कुछ और हो, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम से बचने के लिए क्या किया गया, एक नया नाम दिया गया जिसका नाम क्या था, IUPAC, और ये नाम क्या किया गया, लिखा गया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि IUPAC की नीड क्या पड़ी। तो नीड हमने बता दिया अभी आपको कि नीड क्या पड़ी, कि अधिक से अधिक लोगों को नाम को याद ना करना पड़े और उसे हम बता सके। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो IUPAC है, इसमें जो है आपको खाली कुछ ही चीज़ें याद करनी पड़ती है, इसके कुछ रूल याद करने पड़ते हैं और आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये इसकी खास बात थी। लेकिन फिर यहीं पे हम बात करें कि पहले नंबर तो ये बताएं कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या हमने लिखा, हमने लिखा कि IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये करता क्या है और ये है क्या, तो यह एक संगठन है, एक कम्युनिटी है, एक संघ है, ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, यूनियन। ये स्टार्टिंग में कब आया था, तो 1892 में। कहाँ पे आया था, तो ये सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था या डेवलप किया गया था जिनेवा में। किसके द्वारा, केमिस्टों यानी कि रसायनज्ञों के द्वारा। अब बात करें कि इसके अंतर्गत होता क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंतर्गत जो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, यह नाम डिपेंड करता है मुख्यतः 3 चीजों पर। वो क्या क्या है, तो पहले हम उन्हीं को जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 3 चीजें हैं जिससे की सहायता से नाम लिखा जाता है, वो है आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जिसे आप कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और जो दूसरा है वो है आपका वर्ड रूट, और जो तीसरा है वो है आपका सफिक्स। क्या है, सफिक्स। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम ये जान लें कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें मुख्य रूप से किस किस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनके नॉमेनक्लेचर को लेकर के इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन 3 पार्ट का जो मुख्य मेन है वो है 2 पार्ट। यहाँ साइड में हम मेंशन कर रहे हैं कौन कौन सा है। एक ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड होता है, ठीक, org.com, ठीक है। ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यह मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। वह कौन कौन सा, एक होता है आपका सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के आगे जो वर्ड लिखा गया है वो है हाइड्रोकार्बन। तो पूरा नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बात की जाए कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका इससे क्या लेना देना है, तो है, अभी आप देखेंगे इसका डायरेक्ट प्रभाव यहां पड़ता है, क्योंकि नाम के लिए कोई कुछ चीजें तो बेसिक होनी चाहिए, और वो बेसिक चीजें क्या है वही आपको देखना है। तो जो सैचुरेटेड है इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। और जहां मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जाए उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अर्थात हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड्स होते हैं जिसे मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी जो पेरेंट चेन होता है वो किसका होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब देखें हमने क्या कहा आपसे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं,
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं, जैसे कोई कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन होंगे उस कार्बन के सभी जो आपस में बॉन्ड होंगे वह सिंगल होंगे। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या सैचुरेटेड कंपाउंड में सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। जितने भी कार्बन होंगे वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक, आपस में बाकी दूसरे से वो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन की तुलना में वह सिंगल बॉन्ड ही होंगे। जैसे हम कहते हैं कि C2H6, इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं CH3 और CH3। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। जैसे हम कह दें कि C3H8, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। आपको कुछ याद आ रहा होगा? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्केन। यानी कि इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका एक अलग कैटेगरी बनाया गया जिसे नाम दिया गया एल्केन। अर्थात जो एल्केन्स के कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी संतृप्त यौगिक। इनका एक नाम लिखा जाता है। दूसरा होता है, हाँ एक चीज और, कि अगर बात करें इनके फार्मूला की तो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसे आप पहले से ही जानते हो। जहां n क्या होती है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन। जो दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, पाए जाते हैं। हमने क्या कहा, रिपीट करते एक बार, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या दोनों कम से कम एक पाए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि इस प्रकार से हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इस प्रकार से हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा हो। या हो सकता है इस प्रकार से हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा हो। या हो सकता है इस प्रकार से हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3, ऐसा हो सकता है। या दोनों हो सकता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे H, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ बैलेंस से देखें तो सबका लगभग सेटिस्फाई है। याद रखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लगभग सबके चीज का बैलेंस से क्या है, सेटिस्फाई है। इसका नहीं सेटिस्फाई है शायद। 1 2 3 4 5, इसको बिठा दीजिए, ये ठीक है। जैसे जैसे या तो ये हो सकता है, तो आप देखेंगे कि पहले तो ये क्या है, तो इस प्रकार से जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, उसे हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। और जो दूसरा है, अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं एल्काइन। और ये एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो वह चला जाता है एल्काइन में। जैसे कि ये सी यहां लिख दे रहे हैं, ठीक, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां देखें आप, यहाँ पे सब किसी की वैलेंस से सेटिस्फाई है, सब कोई 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यह किसका कंपाउंड है, यह है एल्काइन का। अर्थात ये कहने का मतलब है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सभी सिंगल बॉन्ड पाए गए हों उसे संतृप्त कह दिया गया। जिसमें किसी भी कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, वहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसे असंतृप्त कह दिया गया। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे भी असंतृप्त कह दिया गया। और ये दोनों प्रकार के, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इनका अलग से नाम रखा गया
डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का, यहाँ लिख रहे हैं एल्कीन के लिए CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये होता है जनरल फार्मूला। सो टोटली जो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया गया वह इन्हीं तीनों को बेस लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आल्फो यानी पहले से एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह की तरह काम करते हैं, और इन्हीं को लेकर के नोमेनक्लेचर किया गया। तो चलिए इसे एक बार आप नोट कर लें, फिर इसे इरेज करते हैं और फिर बात करते हैं और इसके आगे टॉपिक की। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो प्रीफिक्स या वर्ड रूट या सफिक्स है ये क्या होते हैं। देखिए हमने अभी जैसा कि कहा कि जो हमारा नोमेनक्लेचर है ये बेस्ड किस पे है, आईपीएससी में ये बेस्ड है 3 चीज़ों पर। कौन कौन सी 3 चीज़ें? एक का नाम दिया गया प्रीफिक्स, एक का नाम दिया गया वर्ड रूट, एक का नाम दिया गया सफिक्स। पहले हम बात कर लेते हैं कि इन प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न अर्थात पहले लगने वाला। वर्ड रूट को कहते हैं 2 भाषा में कहते हैं, एक तो उसमें दिया आपके एनसीईआरटी में, इसका नाम है अंतर्लग्न, अंतर्लग्न, या इसी का जो दूसरे बुक्स में नाम दिया है वो दिया है मूलाक्षर। क्या दिया है? मूलाक्षर। और जो सफिक्स है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं? अनुलग्न, अनुलग्न अर्थात बाद में लगने वाला। हम आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए समझा दें कि प्रीफिक्स आप कैसे समझेंगे कि आगे लगता है कि पीछे। जैसे कोई नाम है उसमें प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है कि बाद में, तो प्री मीन्स होता है पहला और फिक्स मतलब निश्चित है। ऐसा कोई वर्ड हो, ऐसा कोई नेम हो, ऐसा कोई भी चीज हो जो पहले फिक्स किया जाए यानी पहले लगाया जाए उसे कहते हैं प्रीफिक्स। हिंदी में पूर्व लग्न यानी पूर्व मतलब पहले लगने वाला, पूर्व मतलब पहले, लग्न मतलब लगने वाला। फिर वर्ड रूट या अंतर्लग्न, ठीक है, या मूलाक्षर, ये क्या होता है? तो यह वह नाम होता है जो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड के लिए अति आवश्यक होता है, बिना इसके आप किसी का नाम नहीं लिख सकते हैं। और यह होता है कार्बन की संख्या, अर्थात कार्बन की संख्या को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो तीसरा लिखा है अनुलग्न, यह क्या है? यह किसी भी कंपाउंड में, किसी भी नाम में पीछे लिखा जाता है। अब अगर बात करें कि कैसे हम जानेंगे कौन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करें वर्ड रूट की। किसकी? वर्ड रूट की। तो जो आपका वर्ड रूट है ये क्या है? तो वर्ड रूट में कार्बन, जो वर्ड रूट होता है यह कार्बन की संख्या को बताता है। जैसे अगर किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 है, कितना है? 1 है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट लिखेंगे आप यानी नाम बीच का लिखेंगे वो होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो आप लिखते हैं उसके लिए एथ, हिंदी में लिखेंगे ऐसे एथ। कार्बन की संख्या 3 है उसके लिए लिखेंगे आप प्रोप, हिंदी में लिखेंगे ऐसे प्रोप। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसके लिए आप लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट, हिंदी में भी लिखेंगे ऐसे ब्यूट। अगर 5 है तो आप लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, हिंदी में भी पेंट। 6 है तो लिखेंगे आप हेक्स, 7 है तो लिखेंगे हेप्ट, और अगर 8 है तो आप लिखेंगे ऑक्ट। इसी प्रकार अगर 9 है, 9, तो उसके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं 9 के लिए, ठीक है, या यहाँ पे देखिए ऊपर जगह है यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। 9 है तो आप लिखेंगे नॉन, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे ऐसे नॉन। और अगर 10 है तो लिखेंगे आप डेक। क्या लिखेंगे? डेक। ध्यान रखिएगा, कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो एक्स, 7 तो हेप्ट और 8 तो एक्ट। और जब 9 तो लिखेंगे नन, और जब 10 तो लिखेंगे डेक। यह किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या के अनुसार लिखना आपको। ये होता है आपका वर्ड रूट। फिर प्रीफिक्स क्या होता है? तो जो प्रीफिक्स होता है यह मुख्य रूप से बताता है कि कोई भी सबस्टिट्यूएंट
हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कहां पर है और क्या है? हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स जो है वह यह इंडिकेट करता है कि जो आपका कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या कोई दूसरा एटम यानी हेट्रो एटम जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, सियन, सल्फोनिल या कार्बोनिल, ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं, या ऐसा कोई भी दूसरा एटम जुड़ा हुआ कि नहीं, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? प्रीफिक्स। दूसरा, फिर बात करते हैं सफिक्स क्या होता है, ये क्या बताता है? तो जो किसी भी कंपाउंड का सफिक्स होता है यह बताता है उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसे आप दूसरी भाषा में कहते हो क्रियात्मक समूह। क्या कहते हो? क्रियात्मक समूह। समझ गए? मीन्स ये कि जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है यह 3 पार्ट में मुख्य रूप से डिवाइड है। एक तो है मुख्य रूप से कार्बन की संख्या को इंडिकेट करता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा, उसमें कार्बन की संख्या, कार्बन के बाद चूंकि हाइड्रोकार्बन होता है मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोजन हटा है तो उसकी जगह पे क्या आया है उसके बारे में बताने वाला कौन है? प्रीफिक्स, जो पहले बताया जाता है, लिखा जाता है। तीसरा, अगर हाइड्रोजन फिर हटा है और कोई क्रियात्मक समूह लगा है यानी फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई एक हम कहते हैं कंपाउंड है जैसे CH4, ठीक, और दूसरा कंपाउंड लेते हैं C2H6। अगर आप देखें तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं किसको? एल्केन के फार्मूला को। क्या फार्मूला है? CnH2n+2। कैसे? देखिए, यहां देखेंगे तो कार्बन 1 H2 गुणे 1 धन 2, CH4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, एल्केन है। यहाँ क्या है? वही फार्मूला है, C2H2 गुणे 2 धन 2, एल्केन ये भी है, दोनों है। अब अगर यहाँ क्या किया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए ऐसे कुछ इस प्रकार से CH3Cl, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटाया गया और क्या लगाया गया? क्लोरीन। यहाँ लिख दिया जाए C2H5 और लिख दिया जाए Cl, कुछ इस प्रकार से। अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो इस प्रकार से CH3 CH2 और मान लीजिए यहाँ लगा दिया जाए ऐसे नीचे Cl, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो Cl है यह किसको बताता है? यह बता रहा कि यह प्रीफिक्स है, मतलब यह एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक प्रतिस्थापी है जो हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ गया है। फिर इसी प्रकार से अगर इसी में एक और कुछ जोड़ दिया जाए, जैसे एक हाइड्रोजन और हटाया जाए और इसको ऐसे लिख दिया जाए CH2OH और फिर यहां लिख दिया जाए क्या? एक Cl। यहां क्लोरीन भी है, OH भी है, ऐसे इसमें लिख दिया जाए CH3, ठीक, फिर CH, यहाँ Cl और यहाँ लिख दिया जाए OH। तो जो आपका Cl है और जो आपका OH है यह दोनों हाइड्रोजन की संख्या को रिमूव कर रहे हैं और खुद आके अटैच हो रहे हैं। खुद क्या हो रहे हैं? आके अटैच हो रहे हैं। तो इसमें से एक बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी और एक बन जाता है क्रियात्मक समूह। अब अगर आपको याद हो तो हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब देखिए बचा हमारा कि यहाँ पे Cl कैसे हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट है और OH कैसे क्रियात्मक समूह है। देखिए, जो कोई भी ग्रुप या एटम यह डिसाइड करता है कि यह किसी वर्ग का कंपाउंड है, किसी क्लास का कंपाउंड है, वह कहलाता है क्रियात्मक समूह। और जो किसी वर्ग को नहीं डिसाइड करता है वह कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। जैसे OH मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप, और एल्कोहलिक ग्रुप यह इंडिकेट करता है कि यह कंपाउंड एक एल्कोहल है, जबकि क्लोरीन कोई पर्टिकुलर ग्रुप डिसाइड नहीं करता है, केवल यह एक हैलोजन है। अतः क्लोरीन क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी यानी प्रीफिक्स में चला जाएगा, और OH किस में जाएगा? सफिक्स में चला जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ,
बात की जाए कि प्रीफिक्स के बारे में, तो प्रीफिक्स के बारे में इस वीडियो का जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह आपको प्रीफिक्स के बारे में ही मिलेगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है तब तक हम ये कभी नहीं बता सकते कि नॉमेनक्लेचर कैसे क्लियर होगा। मतलब अगर नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना है, आप चाहते हैं कि हमें अच्छे से आए, तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। और ये दोनों चीज़ों यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का वीडियो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ तक क्या सीखे? यहाँ तक हम यही सीखे कि यह आईयूपीएससी हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ये 3 चीज़ों का कंबाइन फॉर्म है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स मीन हिंदी में पूर्व लग्न, पहले लगने वाला, वर्ड रूट अंतर्लग्न या मूलाक्षर, और सफिक्स मीन अनुलग्न। प्रीफिक्स क्या होता है? एक सबस्टिट्यूएंट होता है जो किसी भी क्लास का कंपाउंड नहीं होता है, यानी जो यह क्लास नहीं डिसाइड करता है कि यह क्या होगा, जैसे एल्कोहल है कि कीटोन है, एल्डिहाइड है या ईथर है, ये सब क्लासेज होते हैं यानी वर्ग होते हैं, जबकि प्रीफिक्स ये चीज़ डिसाइड नहीं करता है। सफिक्स क्या होता है? यह बाद में लगता है और यह मुख्य रूप से क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बिना प्रीफिक्स और सफिक्स के कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो चलिए इसे एक बार आप नोट करें, फिर हम समझते हैं 2-4 एग्जांपल्स को। चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल जिस प्रकार से उसमें मेंशन किया गया उसी प्रकार से नॉमेनक्लेचर। देखिए सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं एल्केन का। किसका? एल्केन का। आप यहाँ हेडिंग बनाएंगे छोटा सा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन, इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मुख्य रूप से खाली एल्केन की बात होगी, ना कि एल्कीन ना कि एल्काइन। अब एल्केन में अगर आप देखें तो एल्केन में हमारे पास जनरल वे में 4 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर ये है कि जब उसमें कोई भी ब्रांच ना हो, कोई भी सबस्टिट्यूएंट ना हो, कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स ना हो, मीन्स जब प्रीफिक्स या सफिक्स या ब्रांच यानी शाखाएं ना हो, ठीक है, तब नाम आप कैसे लिखेंगे? तो उस समय जब आप नाम लिखेंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी संरचना होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। अब प्लस प्लस जोड़ेंगे आप एन। क्या जोड़ेंगे? एन। इस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखें आप, मान लीजिए हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या 4 है यहाँ पे, यानी CH4 है। इस समय अगर आप देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो 1 के लिए हमने क्या लिखा हुआ रूट में? हमने लिखा है, क्या रहेगा? मीथ। ध्यान रखिएगा, ना प्रीफिक्स है, ना सफिक्स है, ना ब्रांच है, एक सिंपल चेन है यानी कि स्ट्रेट चेन है। तो वर्ड रूट में क्या आएगा एक कार्बन के लिए? मीथ। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे मीथ। प्लस हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एन। तो नाम क्या लिखाएगा आपका? ओवरऑल मीथेन। क्या लिखाएगा? मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है C2H6 का। C2H6 का कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। पहले तो इसका हम बना लेते हैं चेन। तो चेन कुछ इस प्रकार से होगा। चेन तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कुछ चीज़ें और नोट करने पड़ेंगे। जैसे जब हमारे पास एक चेन जैसा कोई चीज़ बनने लगे तो उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो कुल कार्बन कितने हैं? 2। कितने कार्बन हैं? 2। ध्यान रखिएगा, कोई ब्रांचिंग की बात नहीं हो रही है। जब 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे? वर्ड रूट क्या लिखा गया यहाँ पे? 8। तो क्या लिखा गया यहाँ पे? 8। प्लस क्या लिखाएगा? एन। तो नाम क्या हो गया? इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, जैसे CH3 हो, CH2 हो, CH3 हो, फिर आप क्या देखेंगे? कुल कार्बन की संख्या कितना है? 3। 1 2 3। 3 के लिए वर्ड रूट क्या है? यहाँ देखिए प्रोप। क्या है? प्रोप। प्लस एन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसी प्रकार से अगर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, CH3 CH2 CH2 फिर CH3, तब आप देखेंगे कार्बन की कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो वर्ड रूट क्या लिखाएगा आपका? वर्ड रूट लिखाएगा आपका
ब्यूट, प्लस फिर क्या लिखा जाएगा, एन, पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब किसी भी एल्केन में कोई प्रीफिक्स, कोई सफिक्स या कोई साइड चेन ना हो तो हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपका होमवर्क ये है कि हमने 1 2 3 अर्थात ब्यूट तक का लिख दिया है, आपको लिखना ये है बाकी के जो बचे हुए हैं, टोटल लिखे हैं 10 नाम लिखे हैं ना, आपको सबका ऐसे ही नाम लिखना है और साथ ही ये भी बताना है कि उसमें कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। टोटल आपको होमवर्क ये दिया जाता है कि कार्बन कितने हैं उसमें, यानी 1 से लेकर 10 तक में, और उसमें हाइड्रोजन कितने। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है मीथेन में तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6। कार्बन यहाँ पे 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 2 8। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 3 2 5 2 7 और 3 10। ऐसे ही आपको बाकी का नाम लिखना है, कहाँ तक का, 10 तक का, यानी डेकेन तक का। और दूसरी बात, दूसरा ये कि आपको ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करना है जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक वीक है, हमें ऑर्गेनिक नहीं आता है, जिनके पास उतनी सफिशिएंट व्यवस्था नहीं है जो कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकें। उन लोग को आपको अपने रिस्पॉन्सिबल पर, यानी स्वयं के उत्तरदायित्व पर आपको सेंड करना है, भेजना है उनके पास ये लिंक, ठीक। और फिर अगर देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रांच क्या होता है या साइड चेन क्या होता है उसके बारे में, तो बस एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे इसी एग्जांपल की जो ब्यूटेन है, इसे हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं CH3 CH CH3, और यहाँ भी लिख सकते हैं CH3। अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन उतने ही है, देखिए कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10। यहाँ पे अगर देखें तो आप चाह कर भी इस कार्बन को एक सीधे चेन में काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 इधर करेंगे या 1 2 3 इधर जाएंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे कार्बन को ब्रांच कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, ब्रांच कहा जाता है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।